नमस्ते एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर वेल। सबसे आशा करता हूँ कि सब लोग खुश होंगे, सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। और एक विनम्र निवेदन है, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ स्टे एट होम, बी सेफ। मेन अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करो। अगर बाहर जाओगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, अभी सब लोग डरे हुए हैं, तो प्लीज़ घर पे रहो, स्वस्थ रहो। चलो, आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारे क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। राइट। ये चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे आज के टॉपिक का, क्या सब हम लोग पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात ये जरूरी है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है कि एटम क्या है, किसने एटम की थ्योरी दी थी, एटम का शेप एंड साइज क्या है, किस तरह से एलिमेंट्स के नेम को हम लोग लिखते हैं, किस तरह से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, कितने टाइप के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है मोल कंसेप्ट, जो बहुत ही मजेदार है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सेशन बहुत ही मजेदार है। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एटम। तो आप लोग जानते ही होंगे एटम क्या है। सबसे पहले 1808 की बात करता हूं। महर्षि कणाद एक बहुत बड़े सेंट थे, एक साधु आत्मा थे। उन्होंने एटम का डिफाइन परमाणु से क्या था, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल। वो एक सब्सटेंस को, पार्टिकल को लेकर के तब तक काटते रहे, गोल्ड फॉइल था, उसको काटते 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 मतलब जब तक वो दिखाई नहीं, मतलब इनविजिबल हो गया। तो महर्षि कणाद ने कहा था कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, तो मतलब एटम कहेंगे। तो याद रखना, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैनॉट बी कट डाउन, which cannot be break down and which does not exist in the phase state। जो खुली अवस्थाओं में नहीं पाया जाता है उसको हम लोग एटम कहते हैं। दूसरा आया था मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। ये दोनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है और ये एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है। मतलब दोनों मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल है जिसमें एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया आप लोगों को? व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर व्हिच कैनॉट बी कट डाउन, व्हिच कैनॉट बी ब्रेक डाउन एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, इज कॉल्ड एटम। दूसरा है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब हो गया इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर बट व्हिच कैनॉट, मीन्स विच कैनॉट नहीं बोलो, मतलब विच कैन बी ब्रेक डाउन, मतलब इसको तोड़ा जा सकता है, इसको काटा जा सकता है, इसको विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हो गया। अब आ जाइए एटम और मॉलिक्यूल के बाद, जब कोई भी एलिमेंट का, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे ये एटम का एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, और ये मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रो H2, Cl2, N2, ये सब जो है इसके मॉलिक्यूल्स हो गए। अब आ जाइए मैं आपको एक और चीज का बताता हूं, कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होता है, जब कोई भी दो एटम या दो एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट प्लस एलिमेंट। अब तुम बोलोगे कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट प्लस एलिमेंट, तो ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कंपाउंड। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, H2 हो गया, और Cl2 मिलकर के 2HCl का फॉर्मेशन किया, तो ये जो है तुम्हारा HCl, ये HCl एक कंपाउंड है। और ये जो मैंने अभी लिखा है तुमको, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो HCl, तो ये इसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? केमिकल रिएक्शन। मतलब जब भी मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन में तुम लोगों ने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जिसमें ये केमिकल रिएक्शन है। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स है, जो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये रिएक्टेंट्स है, और ये क्या हमारा प्रोडक्ट है। मतलब सीधा सीधी याद रखना, जब भी कोई रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और इस पूरे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। और दुनिया में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सब केमिकल रिएक्शन कुछ लॉ, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। उस केमिकल रिएक्शन जो भी लॉ और रूल को फॉलो करते हैं उसको कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कहा जाता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा बच्चों, तुम लोगों को पता है हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री?
शायद पता होगा तुम लोगों को। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी ए लेवोजियर। तो उन्होंने ही ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया, जिसमें सबसे पहला थ्योरी उन्हीं का था। सबसे पहला था उनका कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी रिएक्शन में मास क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही उसमें से मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मान लो A प्लस बी कोई रिएक्टेंट है और C प्लस डी प्रोडक्ट बना, तो A प्लस बी का जो मास होगा वो C प्लस डी के मास के बराबर होगा। मतलब इस दोनों का मास बराबर होगा, क्योंकि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही मास को विनाश किया जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये जो है जोसेफ प्राउस ने दिया था, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये क्या होता है? इसमें कहा था कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है तो उसका मास का रेशियो फिक्स्ड रहेगा। जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा, जैसे H2 का मास मान लीजिए, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 एटम है तो 1 into 2, ऑक्सीजन का मास 16, 1 एटम, 2 8 जा 16, 1/8। तो जब भी वाटर एग्जिस्ट करेगा 1:8 रेशियो में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद था एक आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद एक था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उसके बाद एक और था लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ। तो वो सारा जो है अभी आपको नहीं पढ़ना, अभी आपको मेन जरूरी है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन देंगे। जैसे मान लो A और C प्लस डी का आपको वेट दे दिया और बोला B का वेट निकालने के लिए, निकलेगा? C प्लस डी और A प्लस बी दोनों का वेट बराबर होगा। मान लो यहाँ पर A का वेट अगर 50 ग्राम है और B का वेट हमको पता नहीं, और C प्लस डी का वेट 180 ग्राम है, ठीक है? तो अगर मैं तुमको बोलूंगा X का मतलब B का वेट निकालने के लिए, तो ये निकलेगा या नहीं निकलेगा? इजीली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट का मास पता है और दूसरे का पता नहीं, और प्रोडक्ट का मास इतना है, तो इसमें से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो जो b का होगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 130। तो b का मास जो है 130 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर तुम्हारे पास 2-4 न्यूमेरिकल्स होंगे, उसको तुम लोगों को बस ध्यान में क्या रखना है कि आखिर टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, बस इतना दिमाग में रखना है। इसके ऊपर से तुम्हारा 4, 5, 10 बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। एनसीईआरटी में भी तुम एग्जांपल्स को भी देखना, न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना, और अगर नहीं बने, जो भी न्यूमेरिकल्स तुम्हें नहीं बने उस वीडियो के नीचे में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना करके दे दूंगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन में तुमने देख लिया, कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, कोई भी कंपाउंड का जो मतलब रेशियो होगा, उसका मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। चाहे तुम 1,00,000 मॉलिक्यूल्स वाटर ले लो, लेकिन मॉलिक्यूल का रेशियो जो है, वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो 1:8 ही रहेगा। तो ये दो ही हमें अभी लॉ पढ़ना है। तीसरा आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ एवोगैड्रो, मतलब वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आ जाएंगे इसके बाद जो है, जब आपने ये देख लिया, उसके बाद एटम के शेप, साइज, एलिमेंट्स का नाम कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, उन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे उन सारी चीजों के बारे में, तो मैं बताता हूँ आपको। करना क्या है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। अभी सारा डेटा आपके पास है, आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, क्या करना है नहीं करना है सारा रिकॉर्ड आपके पास, बस समझना है। समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये एक एटम होता है, ठीक है? इस एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड होते हैं, जो तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कहा था टोटल पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था। तो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मान लो एक एटम है, इस एटम में इसको ऑर्बिट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑर्बिट, जिसको पाथ कहते हैं, रास्ता कहते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ये तुम्हारा निगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, और दूसरा जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन।
ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का जो तुम सिंबल लिखते हो, जैसे मान लो ये x कोई एलिमेंट है, तो x के अंदर में यहाँ पे नीचे में देखना z और ऊपर में a, तो ये z जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और ये a जो होता है सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है। मतलब आपको याद रखना, किसी भी एटम के अंदर में कोई भी एटम होगा, उस एटम में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब अगर एटम न्यूट्रल है, उसके ऊपर में कोई कैटायन या एनायन चार्ज नहीं है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तब तो बोलोगे ये सर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये नेगेटिव था तो कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा। नहीं, न्यूट्रल का जो चार्ज था, न्यूट्रल के मास के कारण एटम में मास होता है। याद रखना, एटम न्यूट्रल ही होता है नो डाउट, लेकिन मास जो होता है इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन। तो याद रखना, कोई पूछेगा Z का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद रख लेना। और A का मतलब होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उस दोनों को ऐड कर दोगे तो एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का अगर तुम्हें सिंबल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया, जैसे मैं तुमको कह रहा हूं कि कोई एक एलिमेंट है, x नाम का एक एलिमेंट है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है 11 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, तो मुझे पूरा ये एलिमेंट कौन सा है, क्या इसका एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर क्या होगा, पूरा लिख के बताओ। तो मैंने तुमको बताया किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। तो मान लो एटॉमिक नंबर यहाँ पे प्रोटॉन दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर तुमको दे दिया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11, और मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, मास नंबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 11 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 23। तो याद करो 11 किसका एटॉमिक नंबर है, सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। समझ में आ गया। तो अगर किसी भी एलिमेंट में ये दो चीज दिया रहे तो वो कौन सा एलिमेंट है तुम इजीली निकाल सकते हो। गॉट इट। अब आ जाओ, जब ये सारी चीजें हो गई तो उसके बाद तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानना है, वो है वैलेंसी। वैलेंसी किसको कहोगे, व्हाट इज वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। याद रख लेना, इसको भी पूछेगा व्हाट इज वैलेंसी तो बस यही जवाब देना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, बस इतना लिख दोगे 1 मार्क्स मिल जाएगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा किसका क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो ग्रुप नंबर 1 जितने भी एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 जितने भी एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 13 पे आ जाओ, 3 से लेकर 12 छोड़ दो, ग्रुप नंबर 13 सबकी वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 14 सबकी वैलेंसी 4, ग्रुप नंबर 15 सबकी वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 16 सबकी वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 17 सबकी वैलेंसी 1 और ग्रुप नंबर 18 सबकी वैलेंसी 0। याद रखना, तो ये सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी है जिससे तुम कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करोगे बता रहा हूं। देखो कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो वाटर का ही मैं बात करता हूं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये इधर आएगा ये इधर आएगा, H2O बनेगा, वाटर बन गया। सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ये दोनों आपस में आए, सोडियम क्लोराइड बन गया। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, MgCl2 बन गया। क्या बन गया, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, बोरोन की वैलेंसी, ब्रोमीन की वैलेंसी 1 है, AlBr3 अल्युमिनियम ब्रोमाइड। समझ में आ गया। कोई भी कंपाउंड के लिए तुम्हें याद रखना वैलेंसी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक वैलेंसी का नॉलेज नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। अगर ये वैलेंसी की तुम्हें नॉलेज चाहिए तो इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो में अपलोड किया हूं उसमें जाकर के क्लिक करना है। अगर नहीं मिले तो मेरे चैनल को ओपन करना, चैनल ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाना, प्लेलिस्ट में क्लास 9 साइंस में जाना, उसमें तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल, क्लास 9 साइंस एटम्स एंड मॉलिक्यूल का वीडियो देखना, उसमें मिल जाएंगे तुमको कि मैंने उसमें किसी भी एलिमेंट का कैसे लर्न करना है, उसका नाम, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, मास नंबर सारा होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ये तुम सीख गए कि आखिर किस तरह से कोई भी एलिमेंट कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या वैलेंसी होगी, तो इजीली ये सारी चीजें तुम समझ जाओगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, एटम का साइज क्या होता है, पता है तुम लोग एटम का शेप, एटम का साइज, तो रिलेटिव एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली
मैं तुमको बता देता हूँ कि कोई भी एक एटम इस तरह का होता है जिसमें रिलेटिव, अगर हाइड्रोजन के मास का तुम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलोगे तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर या 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक्स मॉडल के तहत ये निकाला गया था कि कोई भी एटम का जनरली एटॉमिक साइज पिकोमीटर नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, और रेडियस जो मापा जाता है वो पिकोमीटर में, पिकोमीटर हो गया 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, 1 म्यू हो गया 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। ये सारा थोड़ा कन्वर्जन लर्न कर लेना। तो 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, माइक्रा, ये सारा चीजें तुम लोग इजी सीख जाओगे। अब आगे बढ़ो। जो मेन चीज मैं सिखाना चाह रहा था वो है तुम्हारा मोल कंसेप्ट। ये पूरे वीडियोस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पूरे वीडियो में बहुत बच्चा क्या होता है कि बोलते हैं कि सर इसमें भी मैथ्स आ गया। अरे भाई मैथ्स नहीं, ये कंसेप्ट है। अगर तुम्हें मान लो दुकान में कुछ सामान खरीदने जाते हो और तुम बोलोगे कि 100 रुपया लेकर के गए और 35 रुपीज का तुमने सामान लिया और 35 के बाद वो जितना रिटर्न देगा, क्या तुम ऐसे लेके आ जाओगे कि गिनोगे? फिर वहां पे बोलोगे सर इधर भी मैथ्स आ गया, तो थोड़ी होगा। अब देखो मैथ्स नहीं, इसको कहते हैं कि एप्लीकेशंस। व्हाट इज 1 मोल? मोल क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, पार्टिकल्स। ये ऑब्लिक देख रहे हो, ये जो स्लैश है उसको ऑब्लिक कहा जाता है। या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे या पार्टिकल्स होंगे। अब तुम्हें निकालना क्या है? अब जैसे मैं तुमको बोल दिया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितने मोल्स होंगे? 50 ग्राम। 50 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला बता देता हूं, लिख लेना। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जो भी क्वेश्चन में गिवन मास है, बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ये वर्ड याद रख लेना, नंबर ऑफ। और अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, पहले तो तुम निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स और उसको 6.022 मतलब एवोगैड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से तुम जो है नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस से तुम्हारे बुक में, और इवन मैं तुमको कुछ एनसीईआरटी का बता भी देता हूं कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर? अब तुमको पता करना है 9 ग्राम ऑफ वाटर में, 9 ग्राम H2O में क्या पता करना है? हाउ मेनी molecules are present? How many molecules? How many molecules are present? How many molecules are present in 9 gram of H2? तो सबसे पहले तुमको क्वेश्चन में क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास निकाल, याद रखना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है जितने भी एलिमेंट है, और एलिमेंट जितने भी हैं उनका एटॉमिक मास, और उसको मल्टीप्लाई करना है तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सबसे पहले मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, क्या होता है? 1। और कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 2 है, तो 1 into 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और नंबर ऑफ एटम्स 1, तो 2 + 16 दैट इज इक्वल टू 18 का। तो ये 18 ग्राम का मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब तुमको 9 ग्राम H2O में, तो सबसे पहले 18 ग्राम H2O कंटेन्स 6 पॉइंट, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो डेफिनेटली है क्या होगा? 18 ग्राम H2O contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Therefore 1 gram
H2O contains 6.022 into 10 to the power 23 upon 18 molecules. Therefore 9 ग्राम, 9 ग्राम में कितना होगा 6.022 into 10 to the power 23 upon 18 into 9 molecules. 9 2 जा 18, 2 3 जा 6, 3.011 into 10 to the power 23 molecules. याद रखना, सीधा सीधी मैं कह देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स अगर तुम्हें निकालने आ गया तो मोल कंसेप्ट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे नहीं बन पाए। कोई भी क्वेश्चन, अगर मान लो मैं तुमको कह दिया 69 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स हैं, 69 ग्राम सोडियम में कितने एटम, क्या करोगे 69 ग्राम सोडियम, तो सबसे पहले निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 69 और यहाँ पे एटॉमिक मास हो गया, सिंगल एटम है तो 23 होता है, 23 3 जा 60, तो नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा 3 निकल गया। और नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैंने बताया तुमको, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बताओ, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3 into 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, 6 3 जा 18.066 into 10 to the power 23 निकल गया। तो बस याद रखना है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुमने निकाल लिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद क्या निकालना था, नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर तुम्हें ये कंसेप्ट आता है देन इजीली यू कैन फाइंड, तब तुम कोई भी क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का बना सकते हो। बस याद रखना है ये फॉर्मूला। अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो देन डेफिनेटली यू मस्ट शेयर योर डाउट बिलो दिस वीडियो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड। अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिटेड हो। थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम, स्टे सेफ।